नमस्कार, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बिजनेस लॉ की इस प्लेलिस्ट में, जहां पे आज हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा या फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, उसके बाद हम बात करेंगे एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है या फिर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम लोग एक लीगल केस की स्टडी करेंगे, केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला केस जिसको माना जाता है 1919 में ये हुआ था, 1919 का केस है, जहां पे आप लोग बल्फर वर्सेस बेल्फर की बात करते हो। तो वन ऑफ द ये फेमस केस रहने वाला है और असल में इस केस का क्या सिनेरियो था, फिर आपका कोर्ट से क्या डिसीजन आया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको पता है मिलता है सिर्फ हमारे ही चैनल पे। देखिए एग्जैक्टली हम लोग बात कर रहे हैं आपके बिजनेस लॉ की। इससे पहले मैंने आपका इंट्रोडक्शन के नाम से आपको बिजनेस लॉ, जहां पे मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की थी, लॉ का क्या मीनिंग होता है असल में और एग्जैक्टली कितने टाइप के लॉज आपके एग्जिस्ट करते हैं, इस मुद्दे पर बात की थी। आज मैं कंप्लीटली आपके सिलेबस पे आ गया हूं। पहला चैप्टर ये रहेगा जहां पे आप लोग बात करोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। अभी यहां पे 1972 लगा हुआ है, तो आपको मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। 1972 का रीजन मैं आपको बता देता हूं। 1 सितंबर 1972 को ये लॉ आपका अप्लाई कर दिया गया था। क्लियर है? दैट्स व्हाई इसके आगे क्या लगा हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने से पहले, इस एक्ट को हम लोग समझे, इसको अंडरस्टैंड करें, उससे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे, या फिर आप लोग ध्यान से देखिए, एक शब्द लिखा हुआ है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग ये बुनियादी तौर पर समझे कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होगी। असल में अगर आप लोग देखोगे तो 3-4 सी डेफिनेशंस निकल के आती है जो क्या करती है, आपके कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करती है। ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है जिसको आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, लीगल टर्म में अपना इसका एक अपनी एग्जिस्टेंस होती है, अपनी एक वैल्यू होती है। क्लियर है? तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझेंगे। अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ गए तभी आप लोग एप्लीकेबल हो पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे आपका ये एक्ट क्या कहता है। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करूं तो एक बात आपको समझनी है, सबसे पहली जो डेफिनेशन दी गई थी ना, वो एक पर्सन ने दी थी जिसको आप लोग कहते हो सैलमन। ठीक है? तो ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये किसके हवाले से बता रहा हूं, सैलमन के हवाले से बता रहा हूं। ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो उसने डिफाइन किया था, सैलमन ने क्या किया, डिफाइन किया द कॉन्ट्रैक्ट एज, ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट एज। ठीक है? इस कैसे डिफाइन किया था उसने, कॉन्ट्रैक्ट को बताया कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। उसने बोला था कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक आपका क्या है, इज एन एग्रीमेंट। स्पेशली क्या रहता है, ये आपका एग्रीमेंट रहता है। ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपका, बेसिकली एग्रीमेंट रहता है। जब एग्रीमेंट कोई करता है तो बेसिकली स्पेसिफिकली आप लोग देखोगे दो पार्टीज के बीच में बनाया जाता है। ठीक है? तो ये एग्रीमेंट क्रिएट किया जाएगा और एग्जैक्टली इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। ये दो बुनियादी तौर पर बातें हैं। ठीक है? तो क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग द ऑब्लिगेशन बिटवीन द टू पार्टीज, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, सैलमन डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट एज इन एग्रीमेंट। ये क्या होता है, आपका एग्रीमेंट। ठीक है? जिसको क्रिएट किया जाता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आपका क्रिएटिंग, पहला शब्द मैंने क्या लिखा, क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग। जो क्या करता है, आपका क्रिएट करता है और डिफाइन करता है। ठीक है? डिफाइनिंग द ऑब्लिगेशन, ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको आप लोग क्या कहते हो, ऑब्लिगेशन बिटवीन द टू पार्टीज। आप लोग क्या कहोगे, दो पार्टीज के बीच में। ठीक है? दो पार्टीज के बीच में जो भी ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है और डिफाइन करता है जो एग्रीमेंट, उसको क्या बोलते हो आप लोग, उसको बोलते हो कॉन्ट्रैक्ट। ये किसने दिया, ये वाला डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन आपका निकल के आया किसकी तरफ से, मैंने बताया वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी है लॉ के अंदर जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सैलमन। क्लियर है? तो दो बातें यहाँ पे की है। तो असल में हमने देखा कि ये क्या होता है, आपका एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है? जिसको क्रिएट किया जाता है और डिफाइन किया जाता है किसके लिए, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब जो उसमें ड्यूटीज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है? ड्यूटीज की बात कीजिए या फिर हिंदी में आप लोग बात कीजिए दायित्व जिसको कहते हैं ना, जहां पे बताया जाता है कि एग्जैक्टली किसका क्या काम रहने वाला है, एग्जैक्टली जो भी इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टीज हुआ है उसको क्या बोलते हो आप लोग यहाँ पे,
ऑब्लिगेशन बोलोगे। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ एक स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीमेंट जिसको क्रिएट और डिफाइन किया जाता है किसके लिए? ऑब्लिगेशन बिटवीन द टू पार्टीज के लिए। अब ध्यान से समझना, ऑब्लिगेशन बिटवीन द टू पार्टीज को डिफाइन करने के लिए कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है। अब इसमें एक तब्दीली की गई है, यानी कि इस डेफिनेशन में एक तब्दीली की गई है, और ये जो तब्दीली की थी सर फ्रेडरिक ने, ध्यान से समझ लीजिए, को क्या नाम था उस पर्सन का? सर फ्रेडरिक। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं, ये क्या है आपका? सर फ्रेडरिक। सर फ्रेडरिक ने एक तब्दीली की, और तब्दीली में क्या बताया? सर ने बताया कि जो ये एग्रीमेंट तो होता है, दिस इज कंफर्म, एग्रीमेंट के बाद प्लस में जो ये एग्रीमेंट है ये आपका बेसिकली इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, ठीक है? यानी कि इसकी जो लीगल एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये जो एग्रीमेंट बना है इस एग्रीमेंट की क्या होनी चाहिए? लीगल एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये तब्दीली किसने की थी? ये तब्दीली आपके सर फ्रेडरिक ने की थी। क्लियर है? इससे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां से आप लोग ये कह सकते हो कि यहां पे जो एग्रीमेंट की डेफिनेशन निकल के आ रही है ना, वो क्या निकल के आ रही है? एग्रीमेंट की डेफिनेशन। अगर मैं यहां पे आपके एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो आप लोग इजीली लिख पाओगे। एग्रीमेंट के अंदर आप एक ऑफर देते हो, ठीक है? असल में क्या होता है? एक ऑफर होता है, ठीक है, प्लस में एक एक्सेप्टेंस होती है। तो आप लोग क्या कह सकते हो कि आपका ऑफर प्लस में एक्सेप्टमेंट इज कॉल्ड द एग्रीमेंट। इसको क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? इसको बोला जाता है आपका एग्रीमेंट। क्लियर? आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा कि जो आपका एग्रीमेंट है वो क्या होता है? ऑफर प्लस में एक्सेप्टेंस, ठीक है? सर फ्रेडरिक ने कहा कि जो आपका जो एग्रीमेंट है, ये वाली जो कंडीशन है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? सर फ्रेडरिक ने बोला जो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे डिफाइन किया, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू द, पहला तो इसने बोला कि जो आपका एग्रीमेंट है वो तो होएगा ही होएगा। क्लियर है? एग्रीमेंट होएगा प्लस में उसकी लीगल एनफोर्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है? तो आप लोग क्या लिख दोगे इसको? यहाँ पे क्या रहेगी? एनफोर्सिबिलिटी, ठीक है? तो लीगल एनफोर्सिबिलिटी रहेगी। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स? आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? असल में आप लोग कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है, हुज अप्लाई विद द लीगल एनफोर्सिबिलिटी, ठीक है, जिसको आप लोग लीगल एनफोर्सिबिलिटी के बेस पे क्या करते हो? अप्लाई करते हो। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक अपनी डेफिनेशन लेके चलता है जब भी आप लोग बिजनेस लॉ की बात करोगे। ध्यान से समझना माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो बिजनेस लॉ के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, और लॉ अपने आप में नियम का सेट होता है, ठीक है, रूल्स का सेट होता है। तो अपनी जो ओरल डेफिनेशन है प्लस में जो लॉ के पास जो डेफिनेशन है उनमें रात दिन का फर्क होता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लॉ। क्लियर है? तो सर फ्रेडरिक जो है उन्होंने इस चीज में तब्दीली की, और तब्दीली करके बताया कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू द एग्रीमेंट प्लस में लीगल एनफोर्सिबिलिटी। इसको क्या कहते हो आप लोग? इसको कहते हैं हम लोग बेसिकली क्या? आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आपको जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी वो क्लियर होगी और ये आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद ध्यान से देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निकलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो तो किन किन चीजों की जरूरत रहती है। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें सबसे पहली कंडीशन रहेगी, देखिए 3 कंडीशन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। पहली कंडीशन रहेगी यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टीज की जरूरत रहती है, ठीक है? आपके कितनी पार्टीज की जरूरत रहती है? 2 पार्टीज की जरूरत रहती है। क्लियर है? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है तो मिनिमम 2 पार्टी चाहिए, एक जो प्रॉमिस कर रही है, एक जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है, ठीक है? एक जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है, एक जो प्रॉमिस कर रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम आपकी कितनी पार्टीज रहती हैं? 2 पार्टीज रहती हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात ये है कि जो बंदा प्रॉमिस करता है, द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस, उसको आप लोग प्रोमिशर बोलते हो। ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात, उसको क्या बोला जाता है? उसको प्रोमिशर बोला जाता है। क्लियर है? उसको क्या बोला जाता है? प्रोमिशर। द पर्सन हु मेक द प्रोमिस, जो क्या करता है? प्रोमिस करता है, उसको क्या बोलते हो आप लोग? प्रोमिशर बोलते हो। लेकिन द पर्सन whom to make the promise, जिसको क्या किया जाता है? आप प्रोमिस कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली प्रोमिसी, ठीक है? क्या बोलते हैं आप लोग इसको? प्रोमिसी, PROMISEE, ठीक है? इसको क्या बोला जाता है? प्रोमिसी बोला जाता है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन यही है कि 2 पार्टीज होंगी, 2 पार्टीज या फिर 2 पर्सन होंगे, 2 पार्टीज रहेंगी, जिनमें से जो प्रॉमिस करेगी उसको आप लोग प्रोमिशर बोलोगे, और जिसको प्रॉमिस किया जाएगा उसको प्रोमिशी बोलोगे या प्रोमाइशी बोलोगे। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट बात और आप लोग नोट कर लेना, जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, ठीक है कि नहीं है, यानी कि हर पार्टी, ईच पार्टी एक्ट करती है एज ए
ठीक है, ईच पार्टी एक्ट्स एज ए, ध्यान से समझना ये बात जो बता रहा हूं, एक्ट्स एज ए, ठीक है, प्रोमिशर एज वेल एज प्रोमाइसी, ठीक है, ये कैसे काम करती है, प्रोमिशर एज वेल एज कैसे काम करती है, प्रोमाइसी की तरह भी काम करती है। कैसे, तो एक आदमी दोनों चीजें कैसे हो सकता है, ध्यान से देखना, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं सॉरी एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। मान लीजिए एक पार्टी ए है आपके पास और एक पार्टी आपके पास बी है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉमिस किया है इसको सेल करनी है कार, ठीक है, इसको क्या करनी है, कार सेल करनी है, ए पर्सन को क्या सेल करनी है, कार सेल करनी है, ठीक है, जिसका वर्थ इसने रखा हुआ है मान लो 1 लाख रुपए, क्लियर है, ये कितना रखा हुआ है, 1 लाख रुपए, ठीक है, तो यहाँ पे ए ने क्या किया, प्रॉमिस किया बी को, क्लियर है, किसको किया, बी को, तो यहाँ पे पहले एक बार बी को देखते हैं, यहाँ पे बी क्या बन गया, प्रोमाइसी बन गया, क्लियर है, और यहाँ पे ए क्या बन गया, आपका प्रोमिशर बन गया, क्लियर है। लेकिन अब अगर एक एस्पेक्ट तो ये हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि आपका ए प्रोमाइशर भी होना चाहिए और प्रोमिशी भी होना चाहिए, बी प्रोमिसी भी होना चाहिए, प्रोमाइशर भी, ध्यान से समझना। ए प्रोमिशर क्यों है, क्योंकि इसने वादा किया किसके लिए, कार देने के लिए, लेकिन बी ने किसका प्रॉमिस किया, पैसा देने के लिए, 1 लाख का पैसा देने के लिए, यानी कि कार के बदले 1 लाख रुपए, यानी कि यहाँ पे दोनों तरीके से काम करेगा, किस तरीके से, प्रोमिसी और प्रोमाइसी। यहाँ पे भी इसने किसको क्या मिल रहा है, इसको प्रॉमिस किया गया है कार के बदले, लेकिन ये दे भी तो रहा है कुछ, दैट्स व्हाई इसको कैसे कंसीडर करोगे आप लोग, प्रोमाइसी की तरह भी कंसीडर करोगे। इन शॉर्ट आप लोग ये समझ सकते हो कि जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो तो दोनों पार्टीज प्रोमिशर की तरह भी काम करेंगी और प्रोमाइसी की तरह भी काम करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आपकी कॉन्ट्रैक्ट की, आपके पास कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। अभी अभी बताया ना, क्या होना चाहिए आपका, AGREE, क्या होना चाहिए आपके पास, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट की डेफिनेशन मैंने अभी अभी क्लियर की थी। एग्रीमेंट का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, एग्रीमेंट का मतलब होता है जिसके अंदर आप एक ऑफर देते हो, ठीक है, और प्लस में एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होती है। आप लोग क्या कहते हो, एक आपकी क्या होती है, एक्सेप्टेंस होती है, तो इसको क्या बोलते हो, इसको आप लोग बोलते हो एग्रीमेंट। तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट के अंदर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका ओब्लिगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन का मतलब मैंने बताया था यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए आपके दायित्व का। अगर ऐसा होता है तो ये तीनों कंडीशन मिलके रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। किसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है, जिसको आप लोग बोलते हो कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है, क्या बोलते हो आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरे को भरोसा है कि आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि जब भी बात करें व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप लोग 3 बातें कहेंगे, मिनिमम 2 पार्टीज, ठीक है, उसके अंदर एक एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस में माय डियर फ्रेंड्स उनके पास क्या होना चाहिए, आपका एक ओब्लिगेशन होना चाहिए, दायित्व की बातें वहां पे मेंशन होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो नो डाउट आपका क्या बन सकता है, एग्रीमेंट बन सकता है। अब यहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं एक लीगल केस, आगे हम लोग बात करेंगे, लीगल केस स्टडी बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन है, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लीगल केस स्टडी है बेसिकली ये आपका जो इंग्लिश लॉ है, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, उसके अंदर ये केस रजिस्टर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जिस केस की मैं बात कर रहा हूं वो कहां से आता है, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर आता है, ठीक है, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर आता है। और कब की बातें हैं ये, 1919 की बातें हैं, 1919 की बातें हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, ये बात आपको समझनी है। असल में 2 कैंडिडेट थे, ठीक है, एक डिफेंडर था और एक को आप लोग क्या बोलते हो बेसिकली, जिसको बोलते हो आप लोग प्लेंटिफुल, ठीक है। तो ये आपके 2 पर्सन थे, एक जिसने कंप्लेन की, एक जिस पर कंप्लेन की गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इस केस को जाना जाता है बेसिकली एक फेमस नाम, आई थिंक उसका नाम है बेल्फर वर्सेस द बेल्फर, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा क्या नाम है इस केस का, इसको आप लोग बेल्फर वर्सेस द बेल्फर के नाम से जानते हो, ठीक है, बेल्फर वर्सेस द बेल्फर, ये केस का नाम है, क्लियर है। तो ये आपको पढ़ना है यहाँ पे, और ये कब हुआ था फिर बता रहा हूं मैं, 1919 में, और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला केस है, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट लॉ का क्या है, पहला केस है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का क्या है, ये आपका पहला केस रहने वाला है। लॉ लिख लेना आप लोग यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का क्या था, पहला केस था, ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या था, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे 2 पर्सन है, एक का नाम है आपका मिस्टर बेल्फर, आप लोग क्या कहते हैं उसको, मिस्टर बेल्फर, और एक दूसरे कैंडिडेट का नाम है, इसी की वाइफ है मिसिस बेल्फर, क्लियर है। यहाँ पे क्या है आपका मिसिस बेल्फर। यहाँ पे डिफेंडर कौन रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, आपका मिस्टर बेल्फर रहने वाला है, जिसके ऊपर केस किया है किसने, मिसिस बेल्फर ने। अब यहाँ पे कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ भूमिका।
भूमिका का मतलब क्या, ध्यान से समझना। मिस्टर बेल्फोर पेशे से आपका इंजीनियर है, क्लियर है, आपका सिविल इंजीनियर है और ये रहते हैं आपके सिएलोन में, ठीक है, यानी कि आप स्पेलिंग देख लीजिए, CEY साइलोन, ठीक है। ये कहां पे है, बेसिकली ये श्रीलंका में है। तो ये दोनों अपने हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो ये कहां पे रहते हैं, श्रीलंका में, क्लियर है। ये दोनों कहां पे स्टे करते हैं, श्रीलंका में। और पेशे से जो आपका मिस्टर बेल्फोर था वो क्या था, आपका इंजीनियर था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। काफी टाइम तक खुश थे ये दोनों, और ये दोनों कहां पे आपका स्टे करते थे, सिलोन में स्टे करते थे, इंग्लैंड सॉरी श्रीलंका के अंदर। लेकिन हुआ क्या, काफी टाइम से घूमने नहीं गए थे, और जो आपका मिस्टर बेल्फोर है उसको छुट्टियां मिली, हॉलीडे मिली, और इन्होंने प्लान किया कि अब का जो हॉलीडे है वो हम लोग कहां पे स्टे कर, आप कहां पे मनाएंगे अपना, आई थिंक ये केस है आपका इंग्लैंड का। तो कहां पे बनाया गया, ये आपका इंग्लैंड के अंदर बनाया गया, ठीक है। यानी कि दोनों चले जाते हैं किसके लिए, हॉलीडेज के लिए, इंग्लैंड के अंदर। अब कोइंसिडेंटली हुआ क्या, इंग्लैंड के अंदर इन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया, सारी चीजों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हुई, ठीक है। सारी चीजें होने के बाद जब इनकी वापिसी होने की बात हुई ना, वापिसी होने की जब बात हुई तो हुआ क्या कि जो इनकी वाइफ थी, वाइफ का मतलब जो आपकी मिसिस बेल्फोर थी, उनको एक सीरियस डिजीज हो गई, क्लियर है। अब उस सीरियस डिजीज को यहाँ पे रहने देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेरे को नाम उसका दिमाग से स्किप हो रहा है, ठीक है। उसको एक सीरियस डिजीज हुई, सीरियस डिजीज होने की वजह से जो इसको बताया गया, डॉक्टर ने कहा कि आपको इंग्लैंड में ही स्टे करना पड़ेगा। रीजन बीइंग दैट कि जो डिजीज उसको हुई है उसके हिसाब से इंग्लैंड की क्लाइमेट कंडीशन अच्छी है। अगर आप लोग श्रीलंका में सिलोन में जाते हैं तो वहां की क्लाइमेट कंडीशन आपकी जो बीमारी है, आपको जो डिजीज हुई है उसको और ज्यादा बढ़ाएंगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या किया गया, मिसिस जो बेल्फोर है उसको ये सजेशन दिया गया, और मिसिस जो बेल्फोर है उसको मजबूरन कहां पे रहना पड़ा, इंग्लैंड में रहना पड़ा। लेकिन यहाँ पे एक मजबूरी और भी थी। किसकी मजबूरी थी वो, मिस्टर आपके बेल्फोर की। ये वापिस से कहां पे आ गए, ये वापिस से आ गए अपने सिलोन में, ठीक है। सिलोन में आने के बाद, श्रीलंका में आने के बाद, आने से पहले इन्होंने अपनी पत्नी को, यानी कि जो आपकी मिसिस बेल्फोर है, उनको एक ओरल प्रॉमिस किया, ठीक है। आपको क्या किया, ओरल प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया, ओरल, कि हर महीने में आपको 30 पाउंड भेजता रहूंगा एक्सपेंस के लिए, ठीक है। हर महीने क्या भेजता रहूंगा, 30 पाउंड भेजता रहूंगा एक्सपेंस के लिए, ठीक है। काफी टाइम तक चीजें चलती रही, और ये आपका जो मिस्टर बेल्फोर था, ठीक है, बेल्फोर था, उसने 30 पाउंड भेजा भी। लेकिन एक टाइम के बाद संबंधों में, रिलेशनशिप में दूरी आने के बाद इसने जो भी आपका एक्सपेंस भेजना था, 30 पाउंड था, उसको भेजना बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके चक्कर में जो इनकी वाइफ थी मिसिस बेल्फोर, उन्होंने केस फाइल कर दिया किसके अगेंस्ट, मिस्टर बेल्फोर के अगेंस्ट, कि ये किसके लिए, रिकवरी ऑफ द मेंटेनेंस। ध्यान से समझ लीजिए, रिकवरी ऑफ द मेंटेनेंस। पूरी बात रखी गई कोर्ट में, कोर्ट ने पूरी जो हियरिंग की, पूरा मामला सुना, और कोर्ट ने जो ये आपकी मामला था इसको एक तरीके से खारिज कर दिया। रीजन कहा कि जो आपका ये जो आपकी दलीलें हैं, या फिर जो आप लोगों ने केस फाइल किया है, ये आपका डोमेस्टिक काइंड के अंदर आता है, ठीक है। और जो आप लोग बात करें डोमेस्टिक काइंड के अंदर, कोर्ट ऐसी बातों पर, ऐसी बातों को मानता नहीं है, ये भी यहाँ पे डिसीजन लिया गया। और इस केस को रिजेक्ट करने का एक रीजन बताया गया कि यहाँ पे कोई इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था इस प्रॉमिस को करते टाइम, ठीक है। कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि जो आपका लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करे। दैट्स व्हाई यहाँ पे इस केस को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। ये केस में एक पॉइंट जन्म लिया कि कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन होनी चाहिए, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप है तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहरहाल इसको हम लोग आगे जाके डिटेल में समझेंगे, और भी अच्छे से समझाऊंगा मैं आगे। ये आपका एक केस था जिसको आप लोग बेल्फोर वर्सेस द बेल्फोर 1919 के नाम से जानते हो, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये इंट्रोडक्शन वीडियो मेन आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, जब तक मेरे तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।